हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हम भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा था पहले लेक्चर में। और पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो है इतिहास को भारतीय और वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में देखते हैं। फिर आ जाता है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हमने ये भी देखा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। हमने ये देखा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय राजाओं की जो घटनाएं जो होती थी, उनका जो इतिहास था, उनके बारे में हम पढ़ते थे। मध्यकाल में थोड़ा सा सांस्कृतिकरण आ जाता है और दो संस्कृतियों का एक तरीके से मिलन होता है, जैसे हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति। तो उस टाइम पे एक तरफ तो अपन जो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होता है, साथ ही विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिससे सांस्कृतिकरण होता है एक तरीके से, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और उसका जो पहला आक्रमण माना जाता है मोहम्मद बिन साम वाला, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, तो वहां से जिसको हम कहते हैं मध्यकाल। और फिर आता है आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियंस का स्पेशली जब से आगमन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि 1600 में जब उनका एस्टेब्लिशमेंट शुरू होने लग जाता है, तब से लेकर के उसके बाद तक का जो काल रहता है लगभग, वो आधुनिक भारतीय इतिहास ही माना जाता है। और उसके बाद आधुनिक भारतीय में भी आफ्टर मॉडर्न के बाद की कुछ चीजें हम कुछ मोटे मोटे जो भी चीजें अब तक डेवलपमेंट हुए इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोतों के बारे में हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं, और वो है पहला पुरातात्विक स्रोत, फिर आ जाता है साहित्यिक स्रोत, और फिर आता है विदेशी विवरण। दोस्तों, जब पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम देखते हैं तो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, इसमें भी बहुत सारे इसमें बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। विदेशी विवरण में चीनी जो मतलब यात्री भी मान सकते हैं, इतिहासकार भी थे, उसी संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यात्री चीनी यात्री आ जाएंगे, यूनानी यात्री आ जाएंगे, मुस्लिम यात्री आ जाएंगे, और अन्य यात्री यानी कि जो कोई इटली से आया था, भारत में भ्रमण के रूप में आए थे कोई यात्री, तो उन सब के बारे में जो उन्होंने विवरण लिखा है अपनी किताबों के माध्यम से, जैसे भी, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आज का अपना जो पहला चैप्टर है साथियों, वो है पुरातात्विक स्रोत। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोतों में जो अपना पहला चैप्टर है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न ताम्रपत्र, हम इसके अंदर अभिलेख, अभिलेख में स्तंभ लेख भी आते हैं, फिर मोहरे, सिक्के, भवन व स्मारक, और भित्ति चित्रकारी मान सकते हैं। और भित्ति चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी का मतलब है कि जैसे दीवारों पे कुछ चीजें उत्कीर्ण कर दी जाती थी, जिनके माध्यम से भी हमें पता चल जाता था। जैसे मान लो कोई चित्र वहां पे उत्कीर्ण किया गया है, जैसे भोपाल के मध्य प्रदेश में है, तो उनसे वहां का उनका जो जीवन होता है, उनके बारे में पता चलता है कि किस तरह की चीजें वो पसंद करते थे, खान पान में उनका क्या था, रहन सहन किस तरीके का। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। भवन और स्मारकों में भी कुछ लेख उत्कीर्ण किए जाते थे, उनको अब एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो आज हम अपन पढ़ेंगे, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं साथियों? अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में पहला हम पढ़ेंगे अभिलेख। सबसे पहले तो जो अभिलेख जो होते हैं, वो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। पहला है। दूसरा है कि ये सबसे विश्वसनीय भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम साहित्यिक स्रोत होते हैं ना, उनको भी विश्वसनीय तो मानते हैं, लेकिन इनमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई लेख उत्कीर्ण कर दिया गया है, कोई भी लेख, तो क्योंकि उसमें कांट छांट की नहीं
जा सकती अगर कोई लेख उत्कीर्ण किया गया है। और जो अभिलेख होते हैं, एक और चीज, ये चट्टानों पर भी होते हैं, यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शंस कहते हैं जिनको, ये पिलर्स पर भी होते हैं तो स्तंभ लेख कहते हैं इनको। और अगर किसी दीवार पर या गुफा में उत्कीर्ण कर दिया जाता है तो गुफा स्तंभ लेख भी कहा जाता है, या फिर भित्ति चित्र भी उनको कहा जाता है। उस तरीके से इनके अलग अलग नाम दिए जा देते हैं। तो अभिलेख साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि करता है एक तरीके से। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, नेट में भी, यूपीएससी में भी, कि जो साहित्यिक स्रोत है उनकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोत करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये तो यूपीएससी का हो जाता है, लेकिन इसमें नेट में भी एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटमेंट किनका है ये, इस तरीके से। तो पहले हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी, या फिर पूरा लेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं, अभिलेखों में स्तंभ लेख भी आते हैं। अभिलेख एक्चुअली क्या होते हैं दोस्तों, ये या तो पहाड़ी पर हो सकते हैं, गुफा में भी हो सकते हैं, मैंने बार बार बताया। तो जो कुछ चीजें लिख दी जाती है प्राचीन काल में राजाओं द्वारा, उन्हीं को ये उपलब्धियां भी हो सकती है। इनमें जो नियम कायदे उपलब्धियां होती थी उनमें अभिलेख कहा जाता है। तो ये उपलब्धियां भी हो सकती है इनकी, या फिर इसमें उपलब्धियों के साथ ही नियम कायदे, कानून, तो ये सब चीजें, या फिर जनता के लिए कोई भी चीज, आदेश जो हो सकते हैं वो भी इन पर उत्कीर्ण कर दिया जाता है। यानी कि चट्टान पर अगर कोई चीज उत्कीर्ण कर दी जाती है उसको हम कहेंगे रॉक इंस्क्रिप्शन, या फिर अगर स्तंभ पर लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में यह होता है कि एक पिलर होता है, पिलर हिंदी में खंबा भी कहते हैं पिलर को, स्तंभ, तो उस पर अगर कोई उत्कीर्ण कर दिया जाता था तो उसको क्या कह देते हैं, स्तंभ लेख कह देते हैं। अब दोस्तों इनसे क्या जानकारी मिलती है, अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है उस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापार, उनके वाणिज्य, उनकी राजनीतिक, उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार, इन सब के बारे में हमको अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो अभिलेख, आपने जाने कि अभिलेख क्या होता है। मैंने बताया आपको अभिलेख जो है इनकी एक तरीके से ये जो भी भवन स्मारक में जो भी सामग्री यहाँ रहती हैं उन पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं नियम कायदे, उपलब्धियां, या फिर उनके आदेश, या फिर की राजाज्ञा भी हो सकती है, कुछ भी इन पर जो उत्कीर्ण किया जाता है वो अभिलेख है। और अभिलेख जो है साहित्यिक स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनमें काटछांट नहीं किया जा सकता है, जबकि साहित्यिक स्रोतों में काटछांट की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि क्योंकि उन पर तत्कालीन समय में अगर कोई राजा साहित्य में लिखवा रहा है तो जो कवि होता है, लेखक भी होता है, वो उनको खुश करने के लिए भी लिख सकता है। प्रशस्तिकार भी होते हैं बहुत सारे, हालांकि प्रशस्ति अभिलेखों में भी आती है, लेकिन काट-छांट की बात कर रहे हैं क्योंकि समय के अनुसार उनमें जुड़ाव हो जाता है, लेकिन इसमें जुड़ाव नहीं हो सकता है। तो ये अधिक विश्वसनीय है, इसलिए कह सकते हैं हम कि जो पुरातात्विक स्रोत है वो साहित्यिक स्रोतों की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। अब दोस्तों कुछ मुख्य अभिलेखों के बारे में हम जानते हैं। और भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेखों में अगर बात करें तो वैसे तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी ना वो मानी जाती है सबसे प्राचीन अभिलेख, क्योंकि मोहरें अभिलेखों में भी आती है, मैंने बताया पहले, या फिर जो उन पर उत्कीर्ण था, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उनको अभी तक इस तरह से माना नहीं गया है। भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन जो अभिलेख है, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख है। कौन से हैं? अशोक के अभिलेख। तो भारत में प्राप्त अभिलेख जो है, भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अब इसी के बारे में भी अगर सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में देखें ओवरऑल हम, तो बोगजगोई का अभिलेख आता है 1400 ईस्वी पूर्व का।
मैंने आपको बताया था कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था पहले लेक्चर में इसके बारे में ही। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, पहला अभिलेख अगर देखें अपन तो बोगज कोई अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख। यह आता है साथियों 1400 BC का है। ये दूसरी इसके बारे में क्या जानकारी मेरे को मिलती है, ये जो मिलता है ये कहां से मिलता है हमको? एशिया माइनर से। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एशिया माइनर कहां पर पड़ता है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। एशिया माइनर से हमें मिला है, लेकिन एशिया माइनर में तुर्की से, तुर्की से, और तुर्की का वर्तमान में जो नाम है तुर्की कर दिया गया है साथियों। ये भी ध्यान रखना, कभी आपसे करंट में पूछ ले तो ये ध्यान रखना है कि जो है बोगज कोई का अभिलेख कहां से मिला है, मान लो ऐसे पूछ ले तो उसमें ऑप्शन तुर्की भी आ सकता है, तुर्की भी आ जाता है। हालांकि दोनों एक है, लेकिन तुर्की नाम कर दिया गया है तो तुर्की ध्यान रखना है। एशिया माइनर से मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथियों एक है कि यहां से वैदिक देवताओं, वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। यहां पे वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। इनमें इन वैदिक देवताओं में कौन कौन से हैं? जो मुख्य रूप से हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। तो हम देख पा रहे हैं कि बोगज कोई अभिलेख जो है वो कब का है? वो है 1400 ईस्वी पूर्व का। यह एशिया माइनर से मिला है, तुर्की से। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये वैदिक देवताओं के इसमें नाम मिलते हैं। ये अभी हाल ही में जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और इससे पहले भी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बार पूछा गया। तो साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते जो वैदिक देवता है, इनके नामों का उल्लेख मिलता है बोगज कोई अभिलेख में। सबसे प्राचीन अभिलेख है, और भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलिंग नरेश खारवेल जो है उनका हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख की मुख्य विशेषता यह है, सबसे पहले तो ये कहां से मिला है? ये मिला है उदयगिरी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट ही, इससे पहले 2021 या 20 में आया था शायद, कि जो हाथी गुंफा अभिलेख है वो कहां से मिला। इसमें मिलान के क्वेश्चन पूछे गए थे और भी इनके साथ थे, तो उनमें से एक हाथी गुंफा अभिलेख था। तो उदयगिरी पहाड़ी, उड़ीसा, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख मिला है। और जो इसकी मुख्य विशेषता है ना साथियों, इसकी जो मुख्य विशेषता है यह है कलिंग नरेश खारवेल का, खारवेल से संबंधित है। ये मुख्य विशेषता यह है कि यहां यह तिथि रहित है, मतलब तिथि इसमें उल्लेखित नहीं की गई है ना। तो इसमें लिखो आप नेक्स्ट कि तिथि रहित लेख, यानी कि इसमें तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, कब लिखा गया था, लेकिन लिखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, यानी कि तिथि रहित है। दूसरी चीज है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन है इसमें। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जानकारी है वो है कि जो भारतवर्ष है ना, उसका जो पहली बार अभिलेख के वर्णन मिलता है,
भारतवर्ष, जो भारतवर्ष है इस शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कभी भी, हालांकि इससे पहले पूछा भी गया है कि भारतवर्ष का अभिलेख के साक्ष्य किससे मिलता है, तो वो आ जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। दूसरा है कि जो है स्थिति रहित अभिलेख कौन सा है, कोई भी अभिलेख दे सकते हैं जिनमें से उनका अंश जो होगा वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। लेकिन इसकी एक जो इंपॉर्टेंट विशेषता वो है कि ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन है, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल की जो उपलब्धियां थी उनका अच्छे से वर्णन किया गया है क्रमिक रूप से। तो यानी कि स्थिति रहित तो है लेकिन घटना क्रमिक रूप से वर्णन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारतवर्ष का जो अभिलेख के साक्ष्य मिलता है भारतवर्ष शब्द का, वो कहां से मिलता है, वो मिलता है हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से। एक और चीज इसके बारे में है, नहरों का भी वर्णन है इसमें, नहरों का वर्णन। तो नहरों का अगर वर्णन भी है तो इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसलिए साथियों कलिंग नरेश खारवेल का जो ये अभिलेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहां है, लोकेशन उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी। दूसरी ये किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तीसरा ये कि ये स्थिति रहित अभिलेख है। चौथा ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें क्रमिक रूप से वर्णन है। और भारतवर्ष शब्द का भी पहला अभिलेख है साक्ष्य, पहला, यहां पे पहला मेंशन करना है ना, प्रथम अभिलेख की साक्ष्य यही है। उसके बाद इसमें नहरों का भी वर्णन हमको देखने का मिलता है। तो दो हो गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं और अपना जो नेक्स्ट अभिलेख आएगा वो एरन अभिलेख। मुख्य अभिलेखों में एरन अभिलेख। एरन जो है अभी वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश, और एरन वहीं पे है। 510 ईस्वी का है ये अभिलेख, जो है 510 ईस्वी का है। और इसके बारे में जो हमें जानकारी में देखने को मिलती है, यहां से हमें जो मुख्य जानकारी मिलती है वो सती प्रथा, जो भारत के राजाओं में स्पेशली प्रचलित थी उस वक्त, तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, साथियों अभिलेखीय साक्ष्य या प्रमाण, ये कहां से मिलता है हमको, ये मिलता है एरन से। तो एरन अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में से मिलता है, 510 ईस्वी का है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सती प्रथा है इसका अभिलेख के साक्ष्य यहां से मिलता है। और ये अभिलेख किससे संबंधित है, यह अभिलेख है भानुगुप्त, भानुगुप्त से संबंधित, भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम एरन अभिलेख हो गए। यहां पे हमने देखा कि इससे पहले भोगज कोई अभिलेख था, इससे पहले कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद में हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति या लेख। ये जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित। प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग जो है आप जानते हो प्रयागराज, इसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो इसको नाम जो है प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है और प्रयागराज भी कहा जाता है। वर्तमान इसका नाम जो है प्रयागराज है। तो ये जो नाम है इलाहाबाद यूपी से मिलता है ये नाम, ठीक है। दूसरी चीज है प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये चंपू शैली में है। चंपू शैली, चंपू शैली का मतलब होता है ये जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है। गद्य मतलब स्टोरी टाइप की जो पैराग्राफ में पैरा में लिखा हुआ है ना। तो
चंपू शैली यानी गद्य व पद्य का मिश्रण। इसके बाद में नेक्स्ट हम मुख्य मुख्य अभिलेखों के बारे में जान रहे साथियों। तो प्रिया सस्ती हो गया। इसके बाद में धनदेव को अयोध्या भी लिखा जाता है। अयोध्या अभिलेख यह किसका है? धनदेव। धनदेव का, जिससे क्या मिलता है हमें? अश्वमेघ का अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य हमें इनसे मिलता है। अब गौतमी बंसरी जो है उसका भी नासिक अभिलेख आ जाता है। कुछ अभिलेखों के संबंधित नामों लिख देते हैं, जिसमें गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, और एक स्कंदगुप्त के दो है भीतरी स्तंभ लेख। ये जो मिलता है गाजीपुर यूपी से, गाजीपुर यूपी उत्तर प्रदेश से मिलता है। और दूसरा मिलता है जूनागढ़ वाला। ये जो मुख्य हैं इससे हमें जानकारी मिलती है। जो है स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को पराजित करने व सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी। जो पुनर्निर्माण की जानकारी वो मिलती है हमें, इससे मिलती है भीतरी स्तंभ लेख। और ये दोनों किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। दोनों अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। इस तरीके से और भी अभिलेख है साथियों, लेकिन क्योंकि सबको एक साथ लिख नहीं सकते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके बारे में लिखते जाएंगे। जैसे मंदसौर प्रशस्ति आ जाती है मालव नरेश यशोधर्मन की, जिससे हमें जानकारी मिलती है। हमें उससे जानकारी मिलती है कि ये जो अभिलेख है यहाँ पे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें इससे मिलती है। और इसके बाद में और भी जो सातवाहन से संबंधित अभिलेख है उनकी जानकारी में देखने को मिलती है। लेकिन जो मुख्य मुख्य अभिलेख थे उनके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं स्तंभ लेख। तो हमने देख ही लिया कि स्तंभ लेख क्या होता है। स्तंभ लेख जो होता है वो एक पिलर टाइप रहेगा और उस पर कुछ उत्कीर्ण करवा दिया जाता है। तो जब कुछ उत्कीर्ण करवाया जाएगा तो उसी को जो पिलर पर उत्कीर्ण करवाया जाएगा, जिस तरह से अभिलेख किसी एक पट्टिका शिला पट्टिका पर भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकती है, या फिर इसमें यह भी आ सकता है कि कोई चट्टान पर भी आ सकता है अभिलेख, जैसे हमने बताया। लेकिन ये क्या रहेगा, ये एक पिलर पर रहेगा उत्कीर्ण, और पिलर पर जो उपलब्धियां या नियम कायदे जो उत्कीर्ण करवाए जाते हैं वो स्तंभ लेख में आते हैं, है ना। और वही जो स्तंभ लेख में भी वही चीजें आती हैं कि क्या नाम से जो राजा की उपलब्धियां होती हैं, नियम कायदे हो सकते हैं, उसके क्षेत्र विस्तार की जानकारी मिलती है। जैसे अशोक स्तंभ लेख से उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमको मिलती है। तो स्तंभ लेख में यही आ जाते हैं। देन अब इसके आगे अपन देखें तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा सिक्के। सिक्के, कॉइन्स बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। सिक्के या कॉइन्स जो है ये एक अपने व्यापार का या क्षेत्र विस्तार का एक जगह से दूसरी जगह अगर आयात निर्यात होता है व्यापार में, उसकी जानकारी मिलती है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से संबंध की जानकारी मिलती है।
और उस समय के राजा की जानकारी मिलती है, उस समय की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उस समय की जो भी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज भी रहती है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे साथियों, सिक्कों में सबसे पहले तो अगर इसको क्रमिक रूप से देखें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एक्चुअली अध्ययन का मतलब ये होता है साथियों, जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं ना, जब कोई भी टॉपिक हो सकता है किसी से भी तरीके से लेकर उसके बारे में स्पेशल जब स्टडी की जाती है, तो जब वो स्पेशल स्टडी होती है, उसी स्पेशल स्टडी को यानी कि उनको अध्ययन करने का जो तरीका होता है उसको क्या जाता है, उनको कहा जाता है एक अध्ययन, या फिर जैसे सिक्कों के अध्ययन को क्या जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। इसके बाद में हमने देखा था इससे पहले कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या जाता है पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। उसी तरीके से अब सिक्कों में साथियों एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जैसे मैंने बताया कि इनके व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी जो है इनकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो लेकिन भारत में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे? तो भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के थे वो थे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के हो जाते हैं, या फिर काशापन सिक्के। इसलिए कहा जाता है उनको सबसे प्राचीन सिक्के क्योंकि ये ठप्पे लगाकर बनाए गए थे। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत। कौन से? आहत सिक्के, है ना। आहत सिक्कों को ही क्या कहा जाता है? आहत सिक्कों को इन्हीं को कहा जाता है काशापन, और इन्हीं को कहा जाता है पंचमार्क। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको आहत सिक्के क्यों कहते हैं? आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था कि धातु पर कुछ ठप्पा लगाकर, विशेष प्रकार की आकृति का ठप्पा लगाकर जो बनाया जाता था उसी को, इसीलिए इनको आहत यानी कि पीट कर एक तरीके से अगर उस पर पंच मार करके, ये भी ऐसे जैसे पंचमार्क अगर नाम है तो यानी कि उस पर पंच मार करके, निशान करके, आकृति खोद करके यहाँ पर, तो उस पर जो उत्कीर्ण किया जाता था उसको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जा सकता था। यहाँ पे लैंग्वेज में कहें तो धातु के टुकड़े, विशेष धातु के टुकड़े, धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर, धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर जो सिक्के बनाए जाते थे, जैसे इन पर ठप्पा क्या हो सकता था? ठप्पा में जैसे मछली की आकृति भी हो सकती थी, कोई भी आकृति हो सकती थी, मछली, सांड, पहाड़ी, मतलब किसी विशेष प्रकार की कोई भी ठप्पा लगा करके उस पर उत्पन्न कर दिया जाता था। तो आहत सिक्के या फिर उनको पेड़ करके थोड़ा सा मेल्ट कर दिया जाता था अगर धातु को, तो वही होता था आहत सिक्के, कारशापन, पंचमार्क सिक्के। तो सबसे पहले जो है इसको आहत सिक्के किसने कहा था? इनको आहत सिक्के जो कहा था वो आहत जो नाम दिया था वो दिया था वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने सबसे पहले नाम दिया था। भारत के जो सिक्के मिलते हैं हमको सबसे अधिक प्रचलन में सिक्के जो आते हैं वो मौर्योत्तर काल के सिक्के भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सिक्कों के बारे में अगर एक और चीज जाने तो इनसे मैंने पहले ही मैं बता रहा हूं कि इनके संस्कृति, उनके व्यापार वाणिज्य के बारे में पता चलता है। जैसे कि कोई ये बी और सी ये दोनों जगह, तो यहाँ के सिक्के यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ के सिक्के यहाँ पे मिलते हैं, या फिर इसके सिक्के यहाँ पे गए, इसके इस पे, अगर ऐसे सिक्के अगर मिलते हैं तो इसका मतलब इनका आपस में व्यापार था, यही समझेंगे हम अगर कॉमन सेंस से समझे, यानी कि इनका आपस में व्यापार था एक दूसरे का। जो भी जगह ये क्षेत्र है, जैसे ये हो गया भारत,
या फिर मेसोपोटामिया, जो भी जगह हैं कोई भी, क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भारत का जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी, इसका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था। वो कैसे था? क्योंकि मेसोपोटामिया की कुछ मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है और कुछ सिंधु घाटी सभ्यताएं की मौर्य जो है मेसोपोटामिया में भी मिलती है, तो इनसे इनके साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। दूसरी हमें एक और चीज मिलती है जो अरिकामेडु जो है, अरिकामेडु कहां पर है आप सबको पता है, तमिलनाडु में, या फिर पुडुचेरी, एक्चुअली सही शब्द अगर बोले तो पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। यहां से क्या मिला है हमको? यहां से हमें रोमन सिक्के मिलता है और रोमन बस्ती मिलती है एक्चुअली बहुत बड़ी, तो रोमन सिक्के यहां से हमको मिलते हैं। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि भारत का रोमन जो थे उनके साथ व्यापार वाणिज्य होता था, व्यापार होता था उनके साथ। उनकी बस्तियों के मिलने से यह होता है कि उनके साथ विशेष रूप से उनसे संबंध जो है अच्छे संबंध थे, व्यापारिक स्तर पर बहुत अच्छे संबंध थे, यानी कि यहाँ पे उनके सिक्के भी मिलते हैं और रोमन जो वहां पर भी भारतीयों के सिक्के मिलते हैं। अरिकामेडु, और अरिकामेडु साथियों ये जो भारत का नक्शा है नीचे से यहाँ पर मिलता है, लगभग तमिलनाडु के थोड़ा सा इधर बगल में मिलता है पुडुचेरी, तो वहां से हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीजें एक और अगर देखें तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए बताया गया है ना। समुद्रगुप्त जो था, जैसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसको वीणा वादक के रूप में जाना जाता है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। जिससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी में मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है ये वीणा वादक में, वीणा बजाने में या फिर वीणा वादक था या बजाने में उसकी विशेष रुचि थी। दूसरी चीज, ये एक और चीज यहां से आती है कि कुछ सातवाहन शासक थे, उनके जो सिक्के थे उन पर जलपोत का चित्र था, यानी कि वो क्या करते थे, समुद्र, उन्होंने या तो समुद्र की विजय की थी या फिर समुद्र से उनको प्रेम था, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह बहुत जरूरी है साथियों, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। और जलपोत का उत्कीर्ण कौन किसके सिक्कों पर है? समुद्रगुप्त जो है सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासक, उनका यहाँ पर उत्कीर्ण था, यह भी इंपॉर्टेंट था। और एक और चीज मैंने बताई थी, अरिकामेडु से रोमन बस्ती हमको देखने को मिलती है, इनसे संबंधों की जानकारी में मिलती है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सिक्के हमको वहां पे मिलते हैं मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया की कुछ मोहरे या सिक्के यहाँ पर भी हमको देखने को मिलते हैं। इनसे इनके व्यापार की राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन उनके व्यापार की स्थिति कैसी थी, उनकी जो है व्यापार में अगर कम था या फिर समृद्ध था या कम था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है कि जैसे दोस्तों, अगर कोई गोल्ड जो होता है, जो सोने के सिक्के अगर प्रचलन में थे, सोने के सिक्के प्रचलन में है, तो इसका मतलब उनकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है, मतलब समृद्ध अवस्था में है। तो चांदी के हैं तो धीरे धीरे कमजोर होना, तांबे से भी और भी कम। इससे भारत में मैंने एक बात बताई कि मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक प्रचलन में थे, मौर्योत्तर काल में, तो यानी कि मौर्योत्तर काल में सभी तरीके के सिक्के प्रचलन में थे, सोने, चांदी, तांबा, कांसा, पोटिन, ये सब सिक्के। तो लेकिन इनमें सबसे पहले जो पोटिन के सिक्के चलाए गए थे सातवाहन काल में हमको देखने को मिलता है। तो बहुत जरूरी है, सिक्कों के अध्ययन से हमें बहुत सारे, यानी कि सिक्कों के आधार पर इतिहास भी लिखा जा सकता है साथियों। तो जब सिक्कों के अध्ययन के आधार पर अगर इतिहास लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब सिक्कों का इंपोर्टेंट इतिहास में कितना महत्व है। कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैंने बताया कि सबसे अधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो यूनानी शासकों द्वारा, सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए थे वो यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे, सोने के स्पेशली, है ना, और लेख युक्त भी। लेख युक्त भी सिक्के जो चलाए गए थे, यूनानी द्वारा चलाए गए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के जो थे, सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक का मतलब
सबसे अधिक सोने के सिक्के कब चलाए गए थे? गुप्त काल में। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, यानी कि सबसे सर्वाधिक अगर सिक्के चलाए गए थे तो मौर्योत्तर काल में चलाए गए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानी शासकों द्वारा और लेख युग भी इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सिक्के थे उन पर कुछ आकृतियां उत्कीर्ण की गई थी, यानी कि लेख बिल्कुल भी नहीं था, लेख उत्कीर्ण नहीं था। लेकिन जो लेख युक्त सिक्के चलाए गए थे वो यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। उनमें भी क्या था? उनमें जैसे राजा का नाम लिख दिया जाता था, क्षेत्र का नाम लिख दिया जाता था, या फिर जहां पर चलाए जाते थे उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग कुछ उनके नियम कायदे होते थे, उन सबको वहां पर आकृतियां उत्कीर्ण कर दी जाती थी। स्पेशली राजा को देवता भी मान लिया जाता था उस वक्त। तो उनकी जब आकृतियां उत्कीर्ण की जाती थी, यानी कि लेखयुक्त जो सिक्के चलाए गए थे वो यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे सबसे पहले। और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में हमको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, यहां से हमको सिक्कों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और भी अगर देखते हैं दूसरा सिक्कों से, क्योंकि भवन और स्मारक से भी हमें इस तरह की जानकारी मिलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो भवन व स्मारक। भवन तो आप जानते ही हैं, मतलब भवन या स्मारक आप जानते हैं कि जैसे आज मंदिर, यहाँ पे मंदिर, इसमें एक मंदिर ले सकते हैं स्पेशली उदाहरण के रूप में मंदिर, क्योंकि मंदिरों में अगर कोई सभा होती है या फिर सभा होने के बाद में ज्यादातर जो पहले जो समितियां, सभा और समिति का आपने नाम सुना होगा, ये हम जब पढ़ते हैं आगे, तो जो मंदिर होती थी उनमें जो सभाएं होती थी वहां पर कुछ डिसीजन लिए जाते थे, अगर वो मंदिरों में सभाओं में बैठ के भी, तो वहां पर कोई एक शिलापट उत्कीर्ण कर दिया जाता था मंदिर के पास, मंदिर के पिलर पर भी, या मंदिर के कुछ स्पेसिफिक जगह पर कुछ लिख दिया जाता था। तो वहां पर जो लेख हमको मिलते हैं तो उसको कहा जाता है भवन स्मारक के जो अभिलेख मिलते हैं, एक तरीके से अभिलेख ही हो गए वो भी, लेकिन वहां पे जो उत्कीर्ण किए जाते थे यानी कि जानकारी के स्रोतों के रूप में भवन और स्मारक भी हमको मिलते हैं। यहाँ पे जो जानकारी, क्योंकि जो डिसीजन ले जाते थे उनको उस पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था, क्योंकि ज्यादातर जनता जो होती थी वहीं पे जाती थी, मंदिरों पर या जो भी सार्वजनिक जो स्थल होते थे, भवन हो गए कोई भी, तो वहां पर जब जनता जाती थी तो उनको पढ़ती थी, यानी कि उनको नियम कायदों को, राजा की उपलब्धियां को, या फिर जो भी डिसीजन लिया जाता था सार्वजनिक रूप से भी, तो उन सबको वहां उत्कीर्ण कर दिया जाता था और वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार साथियों, ये अपने पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो पुरातात्विक स्रोतों में हमने सबसे पहले देखा था अभिलेख, और अभिलेख जो थे साहित्य की पुष्टि करता है, यानी कि साहित्य में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको स्पष्ट करता है, किसके द्वारा? अभिलेखों के माध्यम से। फिर दूसरा, अभिलेखों में एक स्तंभ लेख भी आता है जो पिलर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, और इनसे पिलर से भी, स्तंभ लेख से भी, यानी कि स्तंभ लेख से भी और अभिलेखों से भी, इन सभी से उस तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में सिक्के आते हैं, है ना, और सिक्कों से भी उस क्षेत्र की जानकारी, उनकी तत्कालीन समय की जो समृद्धि, यानी कि वो जो समय था या फिर राजा था या फिर वो जो क्षेत्र था वो किस अवस्था में था, उनका व्यापार वाणिज्य कैसा था, कितने देशों से व्यापार होता था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो जाए अंतरराज्य, यानी कि एक देश के अनेक राज्यों के बीच में जो व्यापार होता था वो भी कैसा था, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी कि सिक्कों का आकार कैसा था, उनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। अगर उनको देवताओं का नाम उत्कीर्ण किया जाता था या फिर राजा का नाम उत्कीर्ण किया जाता था, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के रूप में आएगा, तो आपको इतिहास अड्डा पर इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।